हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूक्लियर फिशन। अभी ऐसी दो प्रोसेस हम स्टडी करेंगे, न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। अभी ये न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, ये चीजें हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल हम आज डिस्कस करेंगे एक प्रोसेस न्यूक्लियर फिशन, ठीक है। अभी ये न्यूक्लियर फिशन होती क्या है, तो देखो एक न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड किया जाता है किसी हैवी न्यूक्लियस के ऊपर। तो उससे होता यह है कि भाई वो जो हैवी न्यूक्लियस होता है वो ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद क्योंकि वो अनस्टेबल फील करता है, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल फील करता है, तो उसकी वजह से भाई वो दो इक्वल मास के पार्ट में डिवाइड हो जाता है ना। और साथ में कुछ न्यूट्रॉन को भी रिलीज करता है और साथ में वो कुछ एनर्जी भी रिलीज करता है। जो न्यूट्रॉन यहां पे रिलीज होते हैं ना आफ्टर दिस डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस, वो हैवी काइनेटिक एनर्जी वाले होते हैं। तो ऐसे केस में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो बेसिकली ये न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस क्या होती है, तो व्हेन न्यूट्रॉन्स आर बॉम्बार्डेड ऑन heavy nucleus whose mass number is greater than 230, it disintegrates nucleus in almost two equal mass nucleus with absorbing neutrons. This phenomena is called the nuclear fission. तो किसी न्यूट्रॉन को हम किसी हैवी न्यूक्लियस के ऊपर बॉम्बार्ड करते हैं तो उसकी वजह से भाई वो जब न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है उसके बाद अनस्टेबिलिटी के कारण वो दो इक्वल मास में डिवाइड हो जाता है। देखो ये नियरर अबाउट इक्वल मास में हम ऐसा बोलेंगे, है ना। जरूरी नहीं कि वो एग्जैक्टली इक्वल मास में डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो नियर अबाउट इक्वल न्यूक्लियस में, इक्वल मास वाले न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है और साथ में कुछ न्यूट्रॉन को रिलीज कर देता है, साथ में कुछ बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज होती है। तो ये घटना को बोला जाता है न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस, ठीक है। अभी यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि क्यों न्यूट्रॉन ही क्यों, यहाँ पे न्यूट्रॉन ही क्यों। हमारे पास प्रोटॉन भी है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी है, तो सिर्फ ये प्रोसेस के लिए न्यूट्रॉन को ही क्यों बॉम्बार्ड किया जाता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो इसके पीछे का रीजन बहुत ही सिंपल है। देखो अगर मैं चाहूं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को बॉम्बार्ड करना, तो भाई इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही छोटा मास वाला एक पार्टिकल होता है ना, कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन उसके पास बहुत कम मास है। तो ऐसा लाइट मास वाला पार्टिकल को बॉम्बार्ड करने से हम इसका ये प्रोसेस को अंजाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन तो यूज करना पॉसिबल नहीं होगा। रहा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, अगर हम प्रोटॉन को इस्तेमाल करते हैं, प्रोटॉन को बॉम्बार्ड करते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे होगा ये कि भाई क्योंकि न्यूक्लियस जो भी है उसके पास भी बहुत सारे प्रोटॉन्स है ना। जो हैवी न्यूक्लियस है उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे प्रोटॉन होंगे जो न्यूक्लियस के अंदर बैठे होंगे सेंटर में, है ना। और अगर मैं एक न्यूट्रॉन को सॉरी एक प्रोटॉन को अगर मैं उसके ऊपर बॉम्बार्ड करता हूं, तो भाई एक साइड है बहुत सारे ऐसे हैवी हैवी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो पॉजिटिवली चार्ज है ना। और यहाँ पे बेचारा एक अकेला पॉजिटिव चार्ज है ना। तो भाई वहां पे एक साइड पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक अकेला पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर बॉम्बार्ड तो किया जाता है, लेकिन भाई इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स भी लगता है। तो कूलम फोर्स की वजह से उसको रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो जितना जो जो हमें नतीजा चाहिए, जो हमें रिजल्ट चाहिए, वो रिजल्ट हम यहाँ पे अचीव नहीं कर पाएंगे। मतलब कि वो बॉम्बार्ड तो कर दिया है उसके ऊपर, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि वो पेनिट्रेट ही ना करे, हो सकता है कि उसके साथ कोलाइड ही ना हो, है ना, और रिवर्स हो जाए। तो ऐसे केस में प्रोटॉन को इस्तेमाल करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं रहेगा। तो ऐसे केस में बचा हमारे पास सिर्फ न्यूट्रॉन। और बात तो सही है कि न्यूट्रॉन भी चार्जलेस पार्टिकल है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो डेफिनेटली हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको बॉम्बार्ड कर सकते हैं न्यूक्लियस के ऊपर, ताकि हम वो न्यूक्लियस को तोड़ पाए, है ना। तो तोड़ने के लिए हम यहाँ पे न्यूट्रॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक तो वो चार्जलेस है और वो हैवी भी है ना। और कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन उसके पास मास ज्यादा है, तो चार्जलेस है, तो उसके ऊपर कोई कूलम फोर्स ही भी एक्ट नहीं करेगा, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि यस डेफिनेटली वी कैन यूज द न्यूट्रॉन इन दिस इन दिस न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे न्यूट्रॉन को इस्तेमाल किया जाता है ना। अभी यहां पे एक और चीज आपने यहां पे नोट डाउन की हो कि भाई व्हेन ए स्लो न्यूट्रॉन इज बॉम्बार्डेड ऑन द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम, इट्स न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। यहां पे आपको ध्यान देना है कि स्लो न्यूट्रॉन, यहां पे जो न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड किया जाता है वो न्यूट्रॉन जो भी है वो स्लो न्यूट्रॉन होता है। मतलब कि यहाँ पे ऐसा न्यूट्रॉन नहीं होता है कि जिसके पास बहुत ही हाई काइनेटिक एनर्जी हो। अगर कोई हाई काइनेटिक एनर्जी वाला अगर न्यूट्रॉन हम यहाँ पे अगर बॉम्बार्ड करेंगे, तो वो न्यूक्लियस को पेनिट्रेट करके अपना रास्ता बना के सीधा निकल जाएगा, वो न्यूक्लियस को तोड़ नहीं पाएगा, है ना। और हमें यहाँ पे न्यूक्लियस को तोड़ना है।
तो न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए हमें यहाँ पे ऐसा न्यूट्रॉन चाहिए कि जो स्लो हो, है ना, कि जो एब्जॉर्ब हो पाए, मतलब कि हमें ऐसा दिखना चाहिए कि भाई वो न्यूक्लियस ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, है ना कि इसने उसके ऊपर हमने बॉम्बार्ड किया तो वो उसके साथ कोलाइड हो गया, है ना। ऐसा ना दिखे कि भाई वो कोलाइड हो गया, मतलब कि बहुत ही जबरदस्ती से, मतलब कि ये जबरदस्त कोलिजन हुआ और एकदम बड़ा कोलिजन हुआ और उसकी वजह से ये दो अलग हो गए। ऐसा नहीं दिखना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए कि वो एब्जॉर्ब हो जाए। देखो यहीं पे इसीलिए पहले सेंटेंस में यहाँ पे लिखा गया है, देखो heavy nucleus when they are heavy nucleus and almost two equal nucleus मास न्यूक्लियस विथ एब्जॉर्बिंग न्यूट्रॉन्स। ठीक है, देखो एब्जॉर्बिंग न्यूट्रॉन्स, तो इसका मतलब यही निकलता है कि भाई न्यूट्रॉन यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा। यूरेनियम है तो अगर मैंने यूरेनियम के ऊपर एक न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड किया है तो अल्टीमेटली मुझे ऐसा दिखना चाहिए कि वो यूरेनियम ने उसको एब्जॉर्ब किया है, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो अनस्टेबल होने के कारण वो अभी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो यही होता है न्यूक्लियर फिशन। तो उसमें जो भी न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड किया जाता है वो स्लो होता है, उसके पास हैवी काइनेटिक एनर्जी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हैवी काइनेटिक एनर्जी वाले न्यूट्रॉन को अगर हम बॉम्बार्ड करेंगे तो वो पेनिट्रेट करके सीधा निकल जाएगा, है ना। तो जो रिजल्ट हमें चाहिए यहाँ पे वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे स्लो न्यूट्रॉन होना जरूरी है। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट किया जाता है, जो न्यूट्रॉन को प्रोजेक्ट किया जाता है, वो न्यूट्रॉन यहाँ पे स्लो होगा। ठीक है, तो क्यों न्यूट्रॉन ही यूज होता है और स्लो न्यूट्रॉन क्यों यूज होता है, वो रीजन अभी आपको समझ में आ चुका होगा। तो अभी प्रोसेस क्या होती है कि जैसे कि मान लो कि मैंने हैवी न्यूक्लियस के तौर पे यहाँ पे यूरेनियम ले लिया। यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर है लेट्स से 92, मास नंबर है 235, और ऐसे यूरेनियम को अगर मान लो कि उसके ऊपर मैं एक स्लो न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड करता हूं, तो भाई होगा ये कि ये जो यूरेनियम है वो ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो ये न्यूट्रॉन उसके साथ उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया। तो अभी रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा, ध्यान से देखिए। तो भाई एब्जॉर्ब होने के बाद हमें पता है कि भाई क्योंकि ये न्यूट्रॉन है वो एटॉमिक नंबर में तो कोई यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं देगा, लेकिन मास नंबर डेफिनेटली एक से इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कि एब्जॉर्ब होने के बाद बिफोर द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस ये था, आफ्टर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस देखो यूरेनियम का अभी मास नंबर क्या बन चुका है 236, एटॉमिक नंबर उतना ही है ना। तो अब ये अनस्टेबल न्यूक्लियस बन गया। अनस्टेबल न्यूक्लियस की वजह से अभी वो क्या करेगा, अभी दो स्टेबल इक्विवेलेंट, दो इक्विवेलेंट तो नहीं बोलेंगे लेकिन दो स्टेबल न्यूक्लियस में वो अपने आप को कन्वर्ट कर डिवाइड कर देगा। तो डिवाइड होने के कारण यहां पे एक बनता है बेरियम एंड दूसरा बनता है क्रिप्टॉन। तो यही यूरेनियम दो अलग न्यूक्लियस में, दो डिफरेंट न्यूक्लियस में यहाँ पे डिवाइड हो जाता है ना। तो जैसे ही यहाँ पे मान लो कि पहले एक बड़ा सा न्यूक्लियस था, हमने न्यूट्रॉन को इसके ऊपर बॉम्बार्ड किया तो इसने न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब होने के बाद वो दो अलग अलग न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया, जिसमें से एक बना बेरियम, दूसरा बना क्रिप्टॉन। बेरियम का एटॉमिक नंबर होगा 56, 144 मास नंबर। उसी तरीके से क्रिप्टॉन का होगा 36 एंड मास नंबर इज 89। ठीक है, और उसी के साथ साथ आप अगर यहाँ पे नजर दौड़ाओगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई ये 56 एंड ये 36, 56 प्लस 36 आप यहाँ पे निकालोगे तो ये हो जाएगा टोटल 92। मतलब कि एटॉमिक नंबर तो यहाँ पे मैच कर गए, लेकिन क्या मास नंबर मैच कर रहे हैं? ध्यान से देखो 144, 89, ये 144, 89 मैच नहीं कर रहे। इसका मतलब ये होता है कि 3 की यहाँ पे गिरावट नजर आ रही है, 3 कहीं पे गायब है। भाई 3 कहीं पे गायब नहीं है। यही प्रोसेस के दौरान यहाँ पे भाई जो बेरियम बना, जो क्रिप्टन बना, उसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन भी यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं, है ना। तो ये प्रोसेस में यूरेनियम जब भी टूटता है, यूरेनियम का न्यूक्लियस जब भी टूटेगा तो उसमें से एक बेरियम न्यूक्लियस बनेगा, एक क्रिप्टॉन बनेगा, और उसी के साथ साथ 3 न्यूट्रॉन भी यहाँ पे रिलीज होंगे। और ये जो न्यूट्रॉन रिलीज होंगे ना, वो हैवी एनर्जी वाले न्यूट्रॉन होंगे। वो ऐसे नहीं होंगे स्लो न्यूट्रॉन हो, वो हैवी एनर्जी वाले न्यूट्रॉन होंगे। और इसके साथ साथ बहुत सारी एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी, बहुत सारी एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी। ठीक है, तो ये होती है न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस। ठीक है, ये वेरी वेल नोन इक्वेशन है, जो ज्यादातर हमें यही देखने को मिलता है। यूरेनियम के ऊपर अगर हम न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड करते हैं तो वो एब्जॉर्ब होने के बाद वो दो न्यूक्लियस में टूटेगा, एक बनेगा बेरियम, दूसरा बनेगा क्रिप्टॉन, और उसके साथ साथ यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन भी रिलीज होंगे, है ना। और उसके साथ साथ बहुत सारी यहाँ पे एनर्जी भी रिलीज होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि एवरी टाइम हमें यही मिले, ऐसा जरूरी नहीं होता है ना। हमारे पास ऐसे दो और इक्वेशन भी है कि जो यही प्रोसेस को फॉलो करते हैं, मतलब कि न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस ही होती है, लेकिन यहाँ पे हमें जो डॉटर न्यूक्लियस जो भी बनते हैं वो थोड़े अलग निकलते हैं ना, वो थोड़े अलग मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसा है एक इक्वेशन यहाँ पे भी है।
देखो यहाँ पे यूरेनियम 92 235 को अगर हम उसके ऊपर न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड करते हैं तो पहले तो वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो देखो इसका मास नंबर यहाँ पे इंक्रीज होकर हो चुका है 236, क्योंकि वो अनस्टेबल हो चुका है तो वो अपने आप को तोड़ेगा और ये टूटेगा दो पार्ट में, और एक पार्ट बनेगा यहाँ पे एंटीमनी एंड दूसरा बनेगा यहाँ पे नियोबियम। ठीक है, तो एंटीमनी जिसका एटॉमिक नंबर 51, मास नंबर 133, एंड दूसरा बनेगा यहाँ पे नियोबियम जिसका एटॉमिक नंबर है 41 एंड मास नंबर होगा 99। ठीक है, और उस ये प्रोसेस के दौरान यहाँ पे 4 न्यूट्रॉन यहाँ पे रिलीज होंगे, 4 हैवी एनर्जी वाले न्यूट्रॉन रिलीज होंगे, और उसके साथ साथ बहुत सारी ढेर सारी यहाँ पे एनर्जी भी रिलीज होगी। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि एवरी टाइम हम यही प्रोसेस को दिखाए भाई, ऐसी अलग प्रोसेस भी बन सकती है ना, यहाँ पे ये प्रोसेस भी हो सकती है। अरे इतना ही नहीं, ये तीसरी प्रोसेस भी यहाँ पे पिक्चर में आ सकती है। यूरेनियम को अगर हम उसके ऊपर एक न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड करते हैं तो वो पहले इसको एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद ये बनेगा U92 236। ठीक है, अभी यहां से अभी जब ये न्यूक्लियस टूटेगा तो यहाँ पे हमें दो ऐसे डॉटर न्यूक्लियस बनेंगे जो होंगे, पहला होगा यहाँ पे जेनॉन एंड दूसरा बनेगा यहाँ पे स्ट्रोंशियम। ठीक है, तो पहला बनेगा जेनॉन जो जिसका एटॉमिक नंबर है 54, मास नंबर है 114, दूसरा बनेगा स्ट्रोंशियम जिसका एटॉमिक नंबर होगा 38 एंड मास नंबर होगा 94। अगर आप यहाँ पे मास नंबर को कंपेयर करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पे दो कम दिख रहे हैं, मास नंबर में दो यहाँ पे कम दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दो न्यूट्रॉन रिलीज हुए होंगे, है ना। तो आप 94 प्लस 144 करोगे तो आपको 236 मिलेगा। ठीक है, 234 मिलेगा, मतलब कि दो यहाँ पे न्यूट्रॉन रिलीज होंगे, दो न्यूट्रॉन हैवी एनर्जी वाले रिलीज होंगे, साथ में बहुत सारी ढेर सारी यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती नजर आएगी, है ना। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, तो ये होती है न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस। अभी ये कहानी यहाँ पे अटकेगी नहीं। जैसे कि मान लो कि मैं अगर ये प्रोसेस की बात करता हूं कि भाई यूरेनियम के ऊपर हमने जैसे ही ये न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड किया, इसने इसको एब्जॉर्ब किया और ये दो पार्ट में टूटा, दो पार्ट में टूटा, एक बना क्या, तो एक बना बेरियम, दूसरा बना यहां पे क्रिप्टॉन। ठीक है, तो आप देखो उसके साथ साथ यहां पे 3 न्यूट्रॉन भी रिलीज हुए हैं। अभी होगा क्या, ये बेरियम एंड क्रिप्टॉन तो ये तो स्टेबल न्यूक्लियस हो गए, है ना, लेकिन ये 3 जो न्यूट्रॉन है ना वो आगे जाके और यहां पे यूरेनियम के एब्जॉर्ब हो जाए, मतलब कि और यूरेनियम न्यूक्लियस के ऊपर वो बॉम्बार्ड हो जाएंगे, मतलब कि वो और यूरेनियम के जो न्यूक्लियस है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और वो ऐसे टूटते जाएंगे, वो वापस यहाँ पे दो पार्ट में टूट जाएंगे, ये न्यूक्लियस भी दो पार्ट में टूटेगा, ये न्यूक्लियस, तो यहाँ पे देखो और यहाँ पे न्यूट्रॉन रिलीज होते जाएंगे और ये न्यूट्रॉन वापस दोबारा किसी यूरेनियम न्यूक्लियस के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएंगे और वापस वो टूटते जाएंगे। तो मतलब कि ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। शायद इसीलिए इसको हम ना चेन रिएक्शन बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, चेन रिएक्शन प्रोसेस बोलते हैं। न्यूक्लियर फिशन की जो प्रोसेस होती है वो चेन रिएक्शन होती है। वापस एक बार समझ लो कि मान लो कि ये यूरेनियम है, ठीक है, ये हमारा न्यूट्रॉन, हमने इसको बॉम्बार्ड किया, मतलब कि इसने एब्जॉर्ब कर लिया, यूरेनियम ने न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करने के बाद ये दो पार्ट में टूटा, मान लो कि पहला बना बेरियम, दूसरा बना क्रिप्टॉन। ठीक है, तो ये बेरियम बना, क्रिप्टॉन बना, अभी ये दोनों तो क्या है, स्टेबल है, तो आगे ये स्टेबिलिटी तो उसने अचीव कर ली, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे जो 3 न्यूट्रॉन टूटे थे भाई, ये 3 न्यूट्रॉन ऐसे बैठने वाले नहीं है ना, तो क्या होगा कि भाई दूसरे जो कोई यूरेनियम न्यूक्लियस होंगे वो इसके साथ यहाँ पे कोलाइड हो जाएंगे, मतलब कि ये यूरेनियम है, ये दूसरा एक है, ये तीसरा एक है, तो ये यूरेनियम इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अभी जैसे इसने एब्जॉर्ब किया तो अभी ये और दो पार्ट में डिवाइड होगा, है ना, और दो पार्ट में डिवाइड होगा, अगेन बेरियम एंड क्रिप्टॉन। इसी तरीके से ये दो पार्ट में डिवाइड, ये दो पार्ट में, इसने 3 न्यूट्रॉन को रिलीज किया, इसने भी 3 न्यूट्रॉन को रिलीज किया, इसने भी 3 न्यूट्रॉन को रिलीज किया, तो अभी ये 3 न्यूट्रॉन किसी और 3 यूरेनियम के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ये 3 और 3 के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ये 3 और 3 के द्वारा, ये 3 और 3, ये 3 और 3, ये 3 और 3, और इसी तरीके से ये दो पार्ट में डिवाइड होंगे और 3 न्यूट्रॉन। तो लाइक वाइज दिस आप देखो ये कंटिन्यूअसली चेन रिएक्शन हो जाएगी, है ना, ये कंटिन्यूअसली, मतलब कि ये नंबर बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा। आप सोचो खुद कि ये प्रोसेस कहां पे एंड होगी, इसका कोई अंत ही नहीं आएगा, है ना, ये कंटिन्यूअसली चलती ही जाएगी चलती ही जाएगी चलती ही जाएगी, है ना। यूरेनियम एब्जॉर्ब करेगा एक न्यूट्रॉन को, टूटा दो पार्ट में, निकले 3 न्यूट्रॉन, और वो 3 न्यूट्रॉन
अनदर 3 यूरेनियम न्यूक्लियस के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएंगे, वो वापस 2 पार्ट में, हर एक यूरेनियम वहां पे 2 पार्ट में डिवाइड होगा और 3-3 न्यूट्रॉन को रिलीज करेगा। वो 3 आगे जाके और 3 के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएंगे, वापस वो 2 पार्ट में टूटेंगे और 3 न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती जाएगी, इसीलिए इसको चेन रिएक्शन भी बोला जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड चेन रिएक्शन। ठीक है, चेन रिएक्शन, ये नाम तो सुना होगा, है ना। अभी ये जो प्रोसेस हो रही है ना, ये जो प्रोसेस हो रही है, ये आप देखोगे तो भाई अभी ये कंट्रोलेबल नहीं है, मतलब कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम इसको कंट्रोल में रख सकते हैं, है ना। तो अगर वो कंट्रोल में नहीं है, अनकंट्रोल्ड सिस्टम है, तो ऐसे केस में भाई हम इसको बोलेंगे न्यूक्लियर बॉम्ब, है ना। जो हिरोशिमा एंड नागासाकी में जो हुआ था, ठीक है, वो अल्टीमेटली क्या था, वो न्यूक्लियर फिशन का ही एक बड़ा सा एग्जाम्पल था, है ना। उसमें यही हुआ था, चेन रिएक्शन प्रोसेस। वो अनकंट्रोल थी, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, अनकंट्रोल थी, तो इसीलिए हम उसको बोलेंगे न्यूक्लियर बॉम्ब। लेकिन अगर हम उसको कंट्रोल कर दे, मतलब कि यहां पे 3-3 न्यूट्रॉन निकल रहे, मान लो कि उसमें से मैं सिर्फ एक एक न्यूट्रॉन को ही आगे जाने दूं, 2 को यहां पे सप्रेस कर दूं, सप्रेस नहीं करूंगा लेकिन मैं उसको रोक देता हूं, मान लो कि मैं इसको रोक देता हूं और सिर्फ एक को ही आगे जाने देता हूं, और वो एक वापिस कोई यूरेनियम के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, टूटेगा 2 पार्ट में, वापस निकले 3, लेकिन उसमें से 3 में से मैं सिर्फ एक ही को जाने दूं, बाकी 2 को मैं यहां पे रोक लेता हूं। तो ऐसी अगर कंट्रोल सिस्टम है, अगर ऐसी कंट्रोल चेन अगर आपको दिखती है, तो हम उसको बोलेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, जिसका बहुत ही पॉजिटिव यूज है ना। हम वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, और यू कांट इमेजिन कि कितनी एनर्जी वहां पे रिलीज होती है ना, कितनी ज्यादा एनर्जी यहां पे रिलीज होती है। आप खुद ही देखो, यहाँ पे हमने सेंटेंस के तौर पे लिखा है, हमारी एनसीईआरटी में ये सेंटेंस के तौर पे दिया गया है। न्यूट्रॉन प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन आर फास्ट, इट इज हैविंग ऑलमोस्ट 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। मतलब कि जो न्यूट्रॉन, यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं ना, हम सिर्फ अभी फिलहाल यही प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो 3 न्यूट्रॉन यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं ना, दे आर हैविंग ऑलमोस्ट 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, है ना। और द Q is the energy release, the energy produced is almost 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर फिशन। मतलब कि एक न्यूक्लियस यहां पे टूटेगा, बेरियम एंड क्रिप्टॉन बनेंगे, तो ये प्रोसेस में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी यहां पे रिलीज होगी। ये कोई छोटा नंबर नहीं होता है। ऐसी एक बार न्यूक्लियस टूटा, इतनी एनर्जी रिलीज हुई। तो सोचो, अगर वहां से जो जितने 3 न्यूट्रॉन छूटे निकले हैं, अलग हुए हैं, वो 3 अगर और 3 के साथ यहाँ पे अगर पेनिट्रेट करते या फिर कोलाइड होते हैं, न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस होती है, तो ऐसे केस में कितनी एनर्जी रिलीज होती जाएगी। तो आगे जाके आप खुद ही सोचो, अंदाजा लगाओ कि भाई हर एक फिशन के बाद कितनी एनर्जी रिलीज होती जाएगी, है ना। तो आप खुद ही सोचो, ये बहुत बड़ा नंबर होता है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज नॉट ए स्मॉल एनर्जी, ये बहुत बड़ी एनर्जी होती है ना। तो आप सोचो कि अगर वो रिएक्शन, जो चेन रिएक्शन हमने देखा, अगर वो कंट्रोल में नहीं है, 3 आगे जाके 3 एब्जॉर्ब हो जाए, और एब्जॉर्ब होने के बाद और हर एक 3-3 को रिलीज करे, तो हो जाएंगे 3-3-3, टोटल हो जाएंगे 9। और आप सोचो, एक फिशन से यहाँ पे 200, तो यहाँ पे कितने हुए, 3 फिशन हुए, तो 200 200 200 600 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुए। और वो आगे जाके और जितने भी यूरेनियम न्यूक्लियस है उसके साथ यही प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। तो आप सोचो, पहले 200 निकली, फिर 600 निकली, तो इस तरीके से आगे जाके आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी, है ना। तो इसीलिए अगर ये कंट्रोल में नहीं है, ये कंट्रोल में नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे, ये जो है वो हाँ न्यूक्लियर बॉम्ब है ना। कंट्रोल में नहीं, अगर ये चेन रिएक्शन प्रोसेस अगर हम कंट्रोल में नहीं रखते हैं, तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब कहलाता है। आप अगर फ्री हो और यूट्यूब पे जाना चाहते हो, तो यूट्यूब पे जाके एक बार सर्च करो, ये जो हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर जो बॉम्ब फेंका गया था, उसका कुछ रिकॉर्डिंग आपको वहां पे मिल जाएगा। आप एक बार देखो कि कितनी एनर्जी वहां पे रिलीज हुई थी। यू कैन नॉट इमेजिन दैट थिंग्स। ठीक है, तो अगर वो रिएक्शन कंट्रोल में नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे न्यूक्लियर बॉम्ब। लेकिन अगर वो कंट्रोल में है, मान लो कि मैं ऐसे फिक्स कर देता हूं कि मुझे एक ही फिशन करवाते रहना है ना, मतलब कि यहां से 3 न्यूट्रॉन भले निकलते हो, लेकिन मैं उसमें से सिर्फ एक को आगे जाने दूंगा, 2 को नहीं जाने दूंगा, या फिर 2 को आगे जाने दूंगा, एक को नहीं जाने दूंगा, तो ऐसे केस में ये कंट्रोल होती है, ये कंट्रोल सिस्टम होती है, कंट्रोल चेन रिएक्शन होता है। तो ऐसे केस में हम मनचाही एनर्जी को यहां पे रिलीज करवा सकते हैं ना, क्योंकि हमने यहां पे डिसाइड कर लिया कि मैं सिर्फ एक ही को आगे जाने दूंगा, 2 को यहां पे रोक लूंगा, 2 को सप्रेस कर दूंगा या रोक लूंगा। ठीक है, तो वो एक ही आगे जाएगा,
वो फिशन होगा, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होगी, वहां से 3 निकले, उसमें से 2 को सप्रेस किया मैंने, एक को आगे जाने दिया, उसको वापस उसको यूरेनियम के न्यूक्लियस ने एब्जॉर्ब कर लिया, यूरेनियम के न्यूक्लियस ने एब्जॉर्ब करने के बाद वो अनस्टेबल हो, उसने रिलीज कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया और 3 न्यूट्रॉन को रिलीज किया, वापस वही प्रोसेस, 2 को सप्रेस किया, एक को आगे जाने। तो हर एक फिशन जो भी यहाँ पे हो रहा है, हर एक के टाइम पे यहाँ पे हमें 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलती जा रही है ना। तो ये कंट्रोलेबल, ये कंट्रोल्ड रिएक्शन कहलाता है, इसको हम कंट्रोल रिएक्शन बोलेंगे क्योंकि हमारा पूरा उसके ऊपर कंट्रोल है। हम हर एक फिशन में एक एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी को निकाल रहे हैं ना। तो इसीलिए इसको ऐसी अगर प्रोसेस है, ऐसी चेन रिएक्शन है कि जिसको हमने कंट्रोल किया है, जिसको हम हमारे कंट्रोल में है जो रिएक्शन, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में यही होता है ना। प्रोसेस तो सेम ही होती है न्यूक्लियर बॉम्ब में भी और न्यूक्लियर रिएक्टर में भी, है ना। प्रोसेस तो सेम ही है, न्यूक्लियर फिशन ही होता है, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब में वो अनकंट्रोलेबल होता है, उसको कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता। कंटिन्यूस आप देखो 3 फिर 9 हुए और इस तरीके से आगे बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे, तो आप खुद ही सोचो कि कितनी एनर्जी वहां पे रिलीज होगी, है ना। तो इसका कोई बेनिफिट भी नहीं निकलता है ना। उससे क्या होता है, सिर्फ सर्वनाश होता है और कुछ भी नहीं, विनाश होता है, सर्वनाश होता है, लेकिन उससे कुछ इलेक्ट्रिसिटी हमें नहीं मिलती है। लेकिन अगर हम उसी रिएक्शन प्रोसेस को, चेन रिएक्शन को, न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस को अगर हम कंट्रोल कर लें, तो उसी से हमारे घर के दिए भी जल सकते हैं, पंखे भी चालू हो सकते हैं, लाइट भी जल सकती है, सब कुछ हो सकता है ना। तो एक एक कंट्रोल हमें क्या रिजल्ट दे सकता है, ये आप समझ सकते हो। अगर कुछ अनकंट्रोल्ड है तो ऐसे केस में क्या नतीजा निकलता है, ये आप ही के सामने। एक ही प्रोसेस, दोनों में सेम प्रोसेस, लेकिन एक में होता है कंट्रोल और दूसरे में होता है नो कंट्रोल। अगर नो कंट्रोल वाली सिचुएशन है तो भाई वहां पे विनाश ही होता है ना। विनाश ही होता है, सर्वनाश ही होता है। और अगर यहाँ पे सारी चीजें कंट्रोल में है तो ऐसे केस में डेफिनेटली यहाँ पे हम उसका पॉजिटिव इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। आज ये आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी हम इससे पैदा कर सकते हैं, है ना। और ये होता भी है, हमारे यहाँ पे है भागवा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। तो वहाँ पे ये यही प्रोसेस को इस्तेमाल करके बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे जनरेट की जा रही है आज की तारीख में भी, है ना। तो ऐसा नहीं है, हम इसको पॉजिटिव वे में अगर देखें तो ये बहुत ही बड़ी अच्छी प्रोसेस है जो हमें एक ऐसा सोर्स दे रही है एनर्जी का कि जो अनगिनत एनर्जी दे सकता है फ्रैक्शन ऑफ टाइम में, है ना। तो ऐसा सोर्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। क्लियर, ये क्लियर हुआ कि न्यूक्लियर फिशन होता क्या है। तो हमेशा याद रखेगा कि अगर अनकंट्रोल्ड है तो इसको हम न्यूक्लियर बॉम्ब बोलेंगे, और कंट्रोल में है तो हम उसको न्यूक्लियर रिएक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो ये समझने वाली बात होती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियर फिशन। अगर हम ये एग्जांपल के तौर पे देखें कि कैसे ये 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी पर फिशन रिलीज होती है, ऐसा क्या होता है उसमें कि इतनी सारी एनर्जी रिलीज होती है, तो इसका एक छोटा सा हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लो कि एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर है 240 एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उसके पास है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ब्रेक्स इनटू 2 फ्रेगमेंट्स ईच ऑफ mass number is 120 with binding energy per nucleon is 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट द रिलीज्ड एनर्जी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक ऐसा न्यूक्लियस दिया गया है जिसका मास नंबर 240 है और ये प्रोसेस के बाद वो टूटता है 2 इक्वल पार्ट में और दोनों का मास नंबर क्या निकल के आता है 120, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो कि कैसे हमें ये 200 की रेंज में हमें आंसर मिलता है, ठीक है। ध्यान से देखना, ये 240 की अगर बात करें, जिसका मास नंबर 240, ऐसे न्यूक्लियस की बात करते हैं तो उसके मास नंबर है यहाँ पे 240। अभी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उसकी कितनी दी गई है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि टोटल उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, मतलब कि पूरे न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी कितनी होनी चाहिए, तो 240, क्योंकि पर न्यूक्लियन इतनी है तो 240 न्यूक्लियन है इसके अंदर, तो उसकी टोटल कितनी हो जाएगी, उसकी टोटल हो जाएगी 240 मल्टीप्लाई बाई 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कि 1824 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अभी जो दो पार्ट में डिवाइड हुआ ना, ये दो पार्ट में जो डिवाइड हुआ यहाँ पे, ठीक है, एक पार्ट में, दो पार्ट में जो दो फ्रेगमेंट्स में ये डिवाइड हुआ, वो हर एक की यहाँ पे मास नंबर क्या है 120 है, ठीक है। लेकिन दो पार्ट में डिवाइड हुआ ना, दो पार्ट में डिवाइड हुआ, तो मैं यहाँ पे इसमें भी यही करता हूं कि यहाँ पे पर न्यूक्लियन हमें एनर्जी दी गई, बाइंडिंग एनर्जी 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पे इसका मास नंबर है 120, ठीक है। तो पर न्यूक्लियन अगर उसके पास इतनी है तो टोटल 120 न्यूक्लियंस है, तो टोटल 120 न्यूक्लियंस के हिसाब से ये कितनी होनी चाहिए, तो 120 मल्टीप्लाई बाय 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन क्योंकि उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है तो मल्टीप्लाई बाय मुझे 2 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगी मेरे पास 2040 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ठीक है। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करके देखो, ये वैल्यू में से ये वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखो कितनी आई, 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि ये ऐसा बोल रहा है कि जब दो पार्ट में डिवाइड हुआ तब यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी हमें नजर आ रही है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है अभी मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या निकलता है ना। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या निकलता है ये आपको पता है। ठीक है, तो आप दोनों का डिफरेंस यहाँ पे देख लो, डिफरेंस देखोगे तो समझ में आ जाएगी आपको एनर्जी कितनी मिल रही, 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, टूटने के कारण इतनी एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई है ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये नंबर छोटा नहीं है, 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको समझ में आ चुका है न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस क्या होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन जो भी है उससे अलग है, उल्टी प्रोसेस है। मतलब कि यहाँ पे टूटते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस का टूटना है, वहां पे न्यूक्लियस का जोड़ना होगा, है ना। यहाँ पे टूट रहा है, न्यूक्लियस टूटेगा। यूरेनियम है तो दो पार्ट में डिवाइड होगा, दो इक्वल मास वाले न्यूक्लियस में। ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक टाइम पे वो इक्वल मास के न्यूक्लियस में ही डिवाइड हो, है ना, लेकिन वो दो पार्ट में डिवाइड होगा तो ये न्यूक्लियस टूटेगा। टूटने वाली जो प्रोसेस होती है उसको हम न्यूक्लियर फिशन बोलते हैं। और जो जुड़ने वाली प्रोसेस है कि भाई दो लाइट न्यूक्लियस जुड़ के एक हैवी न्यूक्लियस बनता है, देखो ये बहुत ही सिंपल है। दो एक हैवी न्यूक्लियस टूट के दो लाइट न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है तो इसको हम न्यूक्लियर फिशन बोलेंगे। और अगर दो लाइट न्यूक्लियस अगर एक साथ जुड़ के एक हैवी न्यूक्लियस बनाता है तो हम इसको न्यूक्लियर फ्यूजन बोलेंगे। ठीक है, तो ये फ्यूजन जो भी है वो कल के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आई होप सो कि अभी आपको ये न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13.17 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द फिशन प्रॉपर्टीज ऑफ प्लूटोनियम 94 239 आर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ यूरेनियम 92 235. The average energy released per fission is 180 mega electron volt. How much energy in mega electron volt is released if all the atoms in 1 kg of pure plutonium undergo fission? मतलब कि एक अगर यहाँ पे प्लूटोनियम टूटता है तो यहाँ पे पर फिशन मतलब कि एक टूटने के कारण एक एक प्लूटोनियम अगर टूटेगा दो पार्ट में तो ऐसे केस में यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक केजी प्लूटोनियम के अंदर जितने भी एटॉम्स आते हैं वो सारे अगर टूटते हैं तो टोटल कितनी एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिलीज होगी, यह आपको पता करने को बोला है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देते हैं, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि एक केजी के अंदर कितने एटॉम्स होंगे, है ना। पहले ये जानना पड़ेगा, जितने एटॉम्स हमारे पास आएंगे उसको मल्टीप्लाई कर दो 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, क्योंकि पर एटॉम हमें 180 वोल्ट, पर एक एटॉम टूटेगा तो 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी। तो इतने एटॉम्स कितने जो हमें निकालने, 1 केजी के अंदर कितने होंगे वो निकालने हैं। अगर 1 केजी के अंदर जितने वो सारे टूटेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 180 के बराबर एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिलीज होगी। ठीक है, तो चलिए पता कर लेते हैं, इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए तो जो इंफॉर्मेशन पहले तो दी गई है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, हमें यहाँ पे दिया गया है कि भाई ये जो प्लूटोनियम है ओके, ये जो प्लूटोनियम है वो जब भी टूटेगा तो एवरेज एनर्जी यहाँ पे कितनी रिलीज हो रही है पर फिशन एवरेज एनर्जी रिलीज इज 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो ये हमें दिया गया है, दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे पहले तो ये पता करना है कि भाई 1 केजी में कितने एटॉम्स होंगे। ये जो एनर्जी है वो पर एटॉम है ना। तो हमें पहले टोटल एटॉम्स यहाँ पे निकालने हैं। ठीक है, तो इन 1 केजी यहाँ पे कितने एटॉम्स होने चाहिए। तो पहले देखो यहाँ पे इसका एटॉमिक मास कितना है, 239। मतलब कि इसका मतलब ये निकलता है कि इन 239 ग्राम
यहाँ पे 239, ऑब्वियसली ये इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम ग्राम में ही कंसिडर करेंगे ना, यहाँ पे हम इसको कंसिडर करेंगे ग्राम के अंदर, ठीक है। तो 239 ग्राम में यहाँ पे लिखता हूँ इन 239 ग्राम ऑफ प्लूटोनियम हमारे पास कितने यहाँ पे एटॉम्स होंगे, तो हमारे पास यहाँ पे एवोगेड्रो नंबर के बराबर, मतलब कि 6.023 इंटू 10⁻23 एटॉम्स होंगे, ठीक है। तो इन 1 kg, 1 kg मतलब कि 1000 ग्राम, 1000 ग्राम ऑफ प्योर प्लूटोनियम कितने होने चाहिए, तो लेट से n होने चाहिए। और वो n की वैल्यू कितनी मैं लिख सकता हूं, तो n इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 1000 मतलब कि 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 239, ठीक है। तो इतने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटॉम्स हमें दिखेंगे। तो यहाँ पे ये डिवीजन वगैरह करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा 0.02520 इंटू 10⁻23 प्लस 3 हो जाएगा 26, और क्योंकि मैं इसको 2 डिजिट शिफ्ट कर देता हूं तो ये मैं इसको लिख पाऊंगा 2.520, इट इज 2.520 इंटू 10⁻24 एटॉम्स, ठीक है। तो 1 kg के अंदर कितने एटॉम्स होंगे वो हमें मिल चुका है। अभी पर एटॉम न्यूक्लियर फिशन होने पे इतनी एनर्जी रिलीज होती है ना। तो इतने एटॉम्स अगर न्यूक्लियर फिशन करेंगे तो भाई यहाँ पे हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी रिलीज होगी, तो टोटल एनर्जी रिलीज्ड यहाँ पे लिखेंगे टोटल एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल्स टू पर एटॉम 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो पर इतने एटॉम कितनी, तो n टाइम्स 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये n की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.520 इंटू 10⁻26 मल्टीप्लाई बाई 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आंसर हमारे पास निकल के आएगा 453.61 इंटू 10⁻26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या फिर अगर मुझे इसको लिखना है तो अप्रोक्सीमेटली मैं क्या लिख सकता हूं, अप्रोक्सीमेटली मैं इसको लिख सकता हूं 4.54 इंटू 10⁻, 2 डिजिट शिफ्ट कर दिए तो ये 26 हो जाएगा। अच्छा ओके, ये 24 है, ऊपर मैंने गलत लिखा है, इट इज 24, यहाँ पे 24 है, ठीक, 24 देखो यहाँ पे, ठीक है 24, अब ये 26 हो जाएगा, 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज द आंसर, इतनी एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमें, तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, देखो ध्यान से, ए 1000 मेगावाट फिशन रिएक्टर, ओके ये रिएक्टर के बेस क्वेश्चन है तो हम इसको आज नहीं देखेंगे, कल के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, इसको हम कल के लेक्चर में देखेंगे, रिएक्टर बेस है तो पहले रिएक्टर देखना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। चलो तो 13.19, क्वेश्चन नंबर 13.19, देखो क्या बोला गया है यहाँ पे, हाउ लॉन्ग कैन एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 वॉट बी केप्ट ग्लोइंग बाय फ्यूजन ऑफ 2 kg ऑफ ड्यूटेरियम, टेक द फ्यूजन रिएक्टर रिएक्शन एज, फ्यूजन रिएक्शन, यहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन दिया गया है तो इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंसिडर करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखो 13.20, क्वेश्चन नंबर 13.20 क्या बोला गया है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ ए पोटेंशियल बैरियर फॉर ए हेड ऑन कोलिजन ऑफ 2 ड्यूटेरॉन्स। और यहाँ पे आपको ये हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर का मतलब क्या है ये समझाया गया है हिंट के तौर पे, द हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर इज गिवन बाय कूलम्ब रिपल्जन बिटवीन द 2 ड्यूटेरॉन्स व्हेन दे आर जस्ट टच ईच अदर।
assume that they can be taken as hard spheres of radius 2 Fermi। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये जो हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर होता है उसका मतलब क्या होता है। हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर इज गिवन बाय द कूलम रिपल्जन बिटवीन द टू ड्यूटेरॉन्स। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैं अगर आपको आसान भाषा में बताऊं तो आपको ना, जब ये दोनों का हेड ऑन कोलिजन होगा, ठीक है, जब ये दोनों का हेड ऑन कोलिजन हुआ होगा, वो जो कन्फिग्रेशन बनेगी जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे, कोलिजन हुआ जब वो एक दूसरे को जस्ट टच किए हैं, तब जो कन्फिग्रेशन बनेगी उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, वही आपको यहां पे निकालने को बोला गया है ना। पोटेंशियल बैरियर मतलब कि वही कन्फिग्रेशन की पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालने को बोला गया है ना। और हमने अच्छे से देखा है चैप्टर नंबर 2 के अंदर कि ये पोटेंशियल एनर्जी निकालते कैसे। एक्चुअल में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है फिजिक्स के अंदर, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी किसी कन्फिग्रेशन की एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हम ऐसा मानेंगे कि इन्फिनिटी से हम उसको पहले एक को लेकर आए, फिर दूसरे को लेकर आए और ये कन्फिग्रेशन बनाई। याद करो थोड़ा, ऐसा मैंने समझाया था आपको लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो बस यही यहाँ पे भी लगेगा कि मान लो कि इनिशियली वो इन्फिनिटी, अभी वो सारी कहानी राम कथा यहाँ पे वापस रिपीट नहीं करूंगा। आपको ये समझ लेना है कि भाई पहले दोनों इन्फिनिटी पे थे, फिर पहले को लेके आए, उसके लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ा, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, तो उसके बराबर होती है, ये हम मान सकते हैं। ठीक है, तो उसमें से हम ये कंसिडर कर लेंगे कि भाई दोनों पहले इन्फिनिटी पे थे, दोनों पहले इन्फिनिटी पे थे, उसमें से पहले को लेके आए, उसके लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ा, इसको लाके यहाँ पे प्लेस कर दिया। फिर दूसरे को लेके आए तो इसको लेके आए, तब इसको इसके लेके आने में वर्क करना पड़ा, क्योंकि पहले से ये भाई साहब यहाँ पे थे, है ना। तो अब इसकी वजह से यहाँ पे कुछ फोर्स लगेगा, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो उससे मुझे ये कन्फिग्रेशन की पोटेंशियल मिलेगी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। ये हो गई हमारी फाइनल कन्फिग्रेशन, ये हो गई हमारी इनिशियल पे, इन्फिनिटी पे हमने पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी है, तो अल्टीमेटली डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, उसमें यू एफ माइनस यू आई, डेल्टा यू मतलब कि यू एफ माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू इनिशियल 0 है, तो अल्टीमेटली हमें यू फाइनल की मिल जाएगा। और इसका फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो डायरेक्टली आप सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हो। खैर हम यहाँ पे सीधा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, है ना, हम ये सारी राम कथा वापस रिपीट नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली ये जो पोटेंशियल बैरियर जो आपको बोला गया हेड ऑन कोलिजन के टाइम पे, वो अल्टीमेटली क्या है, वो अल्टीमेटली आपको ये कन्फिग्रेशन की, मतलब कि दोनों का हेड ऑन कोलिजन मतलब कि दोनों जस्ट टच किए एक दूसरे को, यहाँ पे लिखा जस्ट टच ईच अदर, है ना, तो जस्ट एक दूसरे को ऐसे टच की है, तब की जो कन्फिग्रेशन यहाँ पे बनी है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालने को बोला गया है ना, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालने को बोला गया है। क्लियर, अभी ये ड्यूटेरॉन है तो पॉजिटिव चार्ज होगा उसके पास, तो यहाँ पे हम सिर्फ चार्ज लिखेंगे इसका, सिर्फ अभी तो फिलहाल चार्ज लिखेंगे। तो ये केस में यहाँ पे ये कन्फिग्रेशन की पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पे इन दोनों के बीच के अभी जो फिलहाल सेपरेशन, जब एक दूसरे को जस्ट कांटेक्ट किए हैं, टच किए हैं, तब इन दोनों के सेंटर से स्फीयर ऑफ रेडियस 2 फर्मी है, यहाँ पे आपको ऐसा बोला गया है ना। ये जो स्फेरिकल, अगर हम इसको अज्यूम कर लेते हैं तो ये इसको अगर पूरा स्फीयर मान लेते हैं, एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा ना अच्छे से स्फेरिकल शेप ही ले लेते हैं, मतलब कि सर्कल ही मैं यहाँ से उठा लेता हूँ ताकि हम इसको अच्छे से दिखा पाए। ठीक है, तो ये रहा सर्कल, इसको उठा लिए, ये दूसरा, इसको भी उठा लिए। चलिए, तो अच्छे से हम इसको समझ पाए। तो ये हुआ इनका हेड ऑन कोलिजन, ठीक है, जस्ट एक दूसरे को कांटेक्ट किया, ऐसे टच किए, जस्ट एक दूसरे को ऐसे टच किया। ठीक है, तो ये सिचुएशन की हमें कन्फिग्रेशन की पोटेंशियल एनर्जी अल्टीमेटली निकालने को बोला गया है। अभी इनकी रेडियस क्या है, देखो, इसको अगर हम हार्ड स्फीयर मान लेते हैं तो इसकी रेडियस होगी 2 फर्मी, इसकी रेडियस होगी 2 फर्मी, उसके ऊपर चार्ज अगर बोले तो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, मतलब कि एक प्रोटॉन के बराबर चार्ज, लेके एक, हाँ यहाँ पे बोल सकते हैं एक पॉजिटिव चार्ज होगा इसके ऊपर, दोनों के ऊपर एक एक पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इसकी रेडियस भी कितनी है, इसकी रेडियस भी 2 फर्मी, वैसे दोनों की रेडियस है 2 फर्मी, तो इसकी रेडियस भी 2 फर्मी और इसकी रेडियस भी 2 फर्मी। तो जब ये कन्फिग्रेशन में होंगे तब उन दोनों के सेंटर से अगर आप सेपरेशन देखोगे तो ये सेंटर से सेपरेशन कितना नजर आएगा, तो सेंटर से सेपरेशन 2 + 2 मतलब कि 4 फर्मी नजर आएगा, 4 फर्मी हमें यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ड्यूटेरॉन, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी
U इज इक्वल टू, ये कन्फिग्रेशन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, K Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर के बराबर, दोनों के बीच के सेपरेशन का, सॉरी आर स्क्वायर नहीं, सॉरी ये पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं, डिवाइड बाई आर के बराबर, है ना। इसके पास भी चार्ज कितना, 1 पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि 1 पॉजिटिव चार्ज। इसके पास भी कितना, तो 1 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो वैल्यू यहां पे प्लेस कर देते हैं, तो के की वैल्यू हम लिखेंगे 9 इंटू 10⁻9, और क्योंकि Q1 Q2 दोनों सेम है तो हम इसको होल स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1.6, 1 पॉजिटिव चार्ज मतलब कि 1.6 इंटू 10⁻19 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई दोनों के बीच का सेपरेशन। यहां पे हमें दोनों के बीच का सेपरेशन मतलब कि दोनों के सेंटर के बीच का सेपरेशन यहां पे कंसीडर करना है, और वो हमें दिया गया कितना है, 4 फर्मी। ओके, तो ये 4 फर्मी है, तो मैं इसको लिखूंगा 4 इंटू, फर्मी है इसलिए 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास कुछ निकल के आएगी। चलिए तो इसको कैलकुलेट वगैरह कर लेते हैं। तो ये आंसर हमारे पास आया 5.76। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 5.76 इंटू 10⁻, ये 19 टू 38, और 38 में से ये 9 निकल जाएंगे 29, और ये 15 निकल जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 14, तो ये हो जाएगा -14, ठीक है। तो ये हो जाएगा -14 जूल। तो ये आंसर हमारे पास निकल के आएगा इतना जूल। लेकिन हमें इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये तो जूल में आंसर आया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए यही एनर्जी को मैं डिवाइड कर देता हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। तो मैं 5.76 इंटू 10⁻⁻14 को डिवाइड कर देता हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, 10⁻⁻19 से। सो नाउ आई एम गेटिंग द आंसर। तो ये आंसर आएगा 3.6 इंटू 10⁻5, 3.6 इंटू 10⁻5, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या फिर आप इसको 360 किलो वोल्ट भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको 360 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हो, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इतनी हमें इसकी ये कन्फिग्रेशन की पोटेंशियल एनर्जी मिली। अल्टीमेटली यही है हमारी हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर, है ना। यही होगा हमारे लिए हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर ऑफ 2 ड्यूटेरॉन सिस्टम। हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर, जो आंसर हमें यहाँ पे पूछा गया उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो द हाइट ऑफ of potential barrier of the 2 deuteron system is 360 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13.21 क्या बोला गया है, फ्रॉम द रिलेशन, आपको एक रिलेशन दिया गया है और हमें पता है ये रिलेशन क्या है, ठीक है। तो फ्रॉम द रिलेशन R इज इक्वल टू R0 a to the power 1/3 where R0 is a constant and a is the mass number of a nucleus so that the nuclear matter density is nearly constant। यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है कि भाई ये जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, और ऐसा हमने ना थियोरेटिकल, जब ये थ्योरी देखी थी तो थियोरेटिकली हमने ये प्रूव भी कर दिया था कि डेंसिटी कांस्टेंट होती है। फिर भी हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है तो हम इसको प्रूव भी कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। चलिए तो पहले यहाँ पे कुछ टर्म लिख लेते हैं जो हमें यहाँ पे काम आएगी। तो यहाँ पे मान लो कि ये जो A है, A इज द मास नंबर। वैसे मुझे बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको सारी चीजें पता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिखने के लिए लिखेंगे A इज द मास नंबर, मास नंबर, ठीक है। यहाँ पे मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस that is equals to m
दैट इज इक्वल्स टू, मैं इसको लिखूंगा स्मॉल m टाइम्स a, जहां पे स्मॉल m क्या है, एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियस, वेर स्मॉल m इज इक्वल्स टू एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक, चलो तो यहाँ पे पहले तो वॉल्यूम लिखते हैं इसका, तो भाई वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस V इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे r की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4/3 पाई इंटू आर की जगह पे मैं यहाँ पे लिखूंगा r0 इंटू ए टू द पावर 1/3 का होल क्यूब। ठीक है, तो अगर हम इसको क्यूब कर देते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आएगी, इट इज 4/3 पाई r0 का क्यूब इंटू ए टू द पावर 1/3 का क्यूब, ये हो जाएगा a। सो इतना हमें इसका वॉल्यूम मिलेगा। हमें चाहिए न्यूक्लियर डेंसिटी, तो न्यूक्लियर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर डेंसिटी रो इज इक्वल्स टू न्यूक्लियर मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, न्यूक्लियर मास है हमारे पास m टाइम्स a डिवाइड बाई वॉल्यूम हमारे पास कितना आया, तो भाई 4/3 पाई इंटू r0 का क्यूब इंटू a। ठीक है, तो इतनी डेंसिटी हमारे पास आएगी। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो यही वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा। सो डेंसिटी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स m इंटू a डिवाइड बाई 4 इंटू पाई इंटू r0 क्यूब इंटू a। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप a तो कैंसल हो जाएंगे, तो जो बचा है इसको लिखो, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स m डिवाइड बाई 4 पाई r0 का क्यूब। ठीक है, तो आप अब इसको देखो, 3 भी कांस्टेंट, m भी कांस्टेंट, 4 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, r0 का क्यूब भी कांस्टेंट, मतलब कि ये जो पूरी टर्म है, ये पूरी टर्म हमारे पास क्या है, ये पूरी टर्म हमारे पास कांस्टेंट है ना। तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसकी डेंसिटी भी क्या है हमारे पास, डेंसिटी भी कांस्टेंट हुई है ना। और यही हमें यहाँ पे प्रूव करने को बोला है कि डेंसिटी इज नियरली कांस्टेंट, डेंसिटी इज नियरली कांस्टेंट। ठीक है, तो बस यहीं पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।